जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 का हिंदी प्रथम का 5वां पाठ चिट्ठियों की दुनिया पढ़ेंगे। ये 5वां पाठ है आपका हिंदी फर्स्ट का, हिंदी प्रथम का, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसके लेखक अरविंद कुमार सिंह जी हैं। इसके लेखक कौन हैं बच्चों? अरविंद कुमार सिंह जी हैं। इनका जन्म 7 अप्रैल 1965 7 अप्रैल 1965 को गोंडा कुंवर जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। पाठ पढ़ने से पहले आइए कुछ आपको पाठ के बारे में बता देती हूँ। लेखक अरविंद कुमार सिंह जी जो हैं, इन्होंने अपने इस लेख के द्वारा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में बताया है कि किस तरह से चिट्ठियाँ और पत्र अनोखे हैं, उनकी दुनिया अनोखी है। आजकल व्हाट्सएप और एसएमएस मोबाइल इसका ज़माना है, चिट्ठियाँ कहीं पीछे खो गई हैं। लेकिन एक ज़माना था जब चिट्ठियों की बहुत अहमियत होती थी, बहुत ही अहमियत होती थी चिट्ठियों की। लोग डाकिये का इंतज़ार करते थे, चिट्ठियों को बहुत सहज कर संभाल कर रखते थे। लोग जो थे अपने प्रियजनों की चिट्ठियों को संभाल कर रखते थे, जिससे पुरानी यादें उनकी ताज़ा होती रहती थी। चिट्ठियों को बार बार कभी पढ़ लेते थे वे, तो उनकी यादें ताज़ा होती रहती थी। चिट्ठियों की महत्ता के बारे में लेखक ने इस पाठ में बताया है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ। देखिए क्या कह रहे हैं लेखक कि पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। आप इसमें से पढ़ सकते हैं, आपके पास अगर किताब है तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो में से भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसका सारांश बता देती हूँ। देखिए लेखक कह रहे हैं कि आज का युग वैज्ञानिक युग है। मनुष्य के पास अनेक संचार के साधन हैं, माने अपना कोई भी मैसेज भेजने के लिए, अपना कोई भी संदेश भेजने के लिए बहुत सारे साधन हैं। लेकिन पुराने समय में पत्र ही एकमात्र साधन थे, है ना। पत्र जो है अजीबोगरीब दुनिया है पत्रों की। मनुष्य पत्रों का सहारा जरूर लेता था पुराने ज़माने में। वे कहते हैं कि इसके नाम भी भाषा के अनुसार अलग अलग हैं। इसके आपके पत्र के नाम भी भाषा के अनुसार अलग अलग हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या है, इसमें आप पढ़ सकते हैं इस पैराग्राफ को कि पत्रों के अलग अलग नाम हैं। कैसे? तेलुगु में उत्तरम, कन्नड़ में कागज़, संस्कृत में पत्र, उर्दू में खत, तमिल में कडिद कहा जाता है, और इसमें लेख और जाबू भी कहा जाता है। तमिल में उत्तरम के साथ लेख और जाबू भी कहा जाता है पत्र को। पत्र यादों को सहज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी लेखन कला होती है, लिखने की एक कला होती है। कोई बहुत अच्छे ढंग से लिखता है, कोई कुछ थोड़े कम शब्दों में अपनी बात को समझा देता है। तो पत्र को लिखने का एक अपना दायरा भी होता है। दुनिया भर में कह रहे हैं कि लोग अपने पूर्वजों के जो पत्र हैं उनका बहुत पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। जो हमारे सैनिक हैं, बॉर्डर पर सैनिक हैं, वे भी पत्र लिखते हैं अपने परिवारों को, और उनका जवाब के लिए बेसब्री से उसका इंतज़ार करते हैं पत्रों का, कि कब डाकिया आएगा हमारे घर से पत्र लेकर। आगे बताते हैं लेखक क्या बता रहे हैं कि भारत में प्रतिदिन 4.5 करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं। दुनिया में, भारत में भी और दुनिया में भी 4.5 करोड़, सारा मिलाकर दुनिया में कितने पत्र डाले जाते हैं? 4.5 करोड़ पत्र रोजाना डाक में डाले जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी 1953 में ये शुरू किया था पत्र संचार। हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े करा करते थे, है ना। तेज घोड़ों पर मतलब आदमी बैठकर और पत्र लेकर दूसरी जगह जाते थे, और रेल के द्वारा भी पत्र भेजे जाते थे। और उसके बाद रेल की गति तेज हुई, उससे पत्र भेजे जाने लगे, और फिर उसके बाद टेलीफोन आ गए, वायरलेस आ गए, रेडार ने दुनिया को बदल दिया।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी पत्र के महत्व को बताया है। कह रहे हैं कि 20वीं शताब्दी में पत्र केवल संचार का साधन ही नहीं अपितु एक कला माने जाते थे। ठीक है, आगे कह रहे हैं पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया था। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूल के पाठ्यक्रम में पत्र लेखन विषय को शामिल किया गया है। दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले हैं। विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए हैं पत्रों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए। ये देखिए, इसमें विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। एक प्रतियोगिता शुरू की गई थी, उसमें 16 वर्ष से कम बच्चों को लिया गया था और ये 1972 से प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया गया था। इसमें खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों में तेजी से विकास हुआ। अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। ईमेल, फैक्स, टेलीफोन और मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। व्यापारिक डाक जो है वो उसकी संख्या बढ़ रही है। देखिए, इसमें ये भी कह रहे हैं, लेखक भी कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। लेखक ने बताया कि संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसने किसी को पत्र ना लिखा हो। पत्र सिर्फ एक संचार का साधन ही नहीं, ये मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाते हैं। मोबाइल से प्राप्त एसएमएस को हम मिटा सकते हैं, परंतु पत्र हमेशा सहेज कर रख सकते हैं, मतलब संभाल कर हम रख सकते हैं। आज भी संग्रहालय में महान हस्तियों के पत्र शोभा बने हुए हैं। आगे कह रहे हैं कि देखिए, पत्रों को संभाल कर रखा जाता है। या पैराग्राफ यहाँ पढ़ सकते हैं कि संचार का इकलौता साधन चिट्ठियां थी पुराने समय में, है ना। आगे कि आज भी काफ़ी, भले ही एसएमएस का ज़माना है, लेकिन आज भी लोग चिट्ठियों को संभाल कर रखते हैं। लेखक पत्रकारों, कवियों, प्रशासक, सन्यासी या किसान सबकी रचनाएं और अनुसंधान का विषय बताते हैं। इसे संचार को नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करने पर पिता और पुत्री के नाम से पत्र लिखे, मतलब पत्र को कहा और देश में करोड़ों लोगों को प्रेरणा दी। पत्र को सहेज कर रखा गया। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि एसएमएस वाला जो है हम मिटा सकते हैं, लेकिन पत्र को हम सहेज कर रख सकते हैं, ताउम्र हम अपने पास संभाल कर रख सकते हैं। कह रहे हैं महात्मा गांधी जी ने भी पत्र सिर्फ एक संचार का माध्यम ही नहीं, ये मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाते हैं, मार्गदर्शन भी हमारा करते हैं। खाली एक संचार का माध्यम ही नहीं है, ये हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। मोबाइल से प्राप्त एसएमएस तो हम मिटा सकते हैं, लेकिन पत्रों को हम सहेज कर रख सकते हैं। आज भी संग्रहालय म्यूजियम में पत्रों को संभाल कर रखा गया है। देखिए, फ्रेम करके और इनको संग्रहालयों में संभाल कर रखा गया है। लेखक बता रहे हैं कि महात्मा गांधी के पास पूरे विश्व से बहुत सारे पत्र आते थे और वे उन्हें पढ़कर तुरंत उसका जवाब लिख कर दे देते थे वापस, मतलब पत्र अपना जवाब लिखकर और फिर डाक में डाल देते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी और महात्मा गांधी जी के पत्र व्यवहार को महात्मा और कवि के शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। ये जो संग्रहालय है उसमें पत्र रखे हुए हैं। महात्मा गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो आपस में पत्र लिखे थे एक दूसरे को, तो उन पत्रों को महात्मा और कवि के नाम से, शीर्षक मतलब नाम, उन पत्रों को महात्मा और कवि का नाम देकर उन पत्रों को संग्रहालय में फ्रेम करवा कर रखा गया है। भारत में पत्र व्यवहार की परंपरा बहुत पुरानी है। सरकारी
की अपेक्षा घरेलू पत्र मुख्य भूमिका निभाते हैं। सरकारी पत्र लिखते हैं हम, सरकारी की अपेक्षा घरेलू जो पत्र होते हैं अपने प्रियजनों को लिखे जाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। ये वाले पत्र जो हैं हम आम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। चाहे गरीब हो या अमीर हो, सभी को अपने प्रियजनों से प्राप्त पत्रों का इंतजार रहता है। देखिए ये बता रहे हैं, ये महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो पत्र लिखे थे 1915 से लेकर और 1915 से लेकर 1941 के बीच पत्र व्यवहार किया है ना। संग्रह को प्रकाशित किया कि किस तरह से पत्र लिखा जाता है और अपनी मनोदशा का लेखा जोखा इसमें उन्होंने बताया। आगे देखिए, ये संचार का उत्तम साधन है, आप इसे पढ़ सकते हैं। करोड़ों लोग खतों का इस्तेमाल करते हैं। आगे कह रहे हैं कि चाहे अमीर हो गरीब हो, सबको अपने प्रियजनों के पत्रों का इंतज़ार रहता है। गरीब बस्ती में आज भी, माने जो बहुत पिछड़े इलाके हैं जहाँ पर फ़ोन और इनकी सुविधा नहीं है, वहाँ भी गरीब बस्तियों में आज भी जब डाकिया मनी आर्डर, माने अपने जो जिनके बच्चे कहीं दूसरी जगह काम कर रहे हैं वो लोग अपने माता पिता को पैसे भेजते हैं, मनी आर्डर भेजते हैं, तो गरीब बस्ती में जो मनी आर्डर लेकर आने वाला डाकिया है उसे देवदूत के रूप में माना जाता है। देवदूत माने देवता समझा जाता है कि ये इतनी दूर से पैसे लेकर हमारे पास आया है, तो इसलिए अर्थव्यवस्था मनी आर्डर देखे है ना। तो गाँव में जो गरीब बस्तियों में मनी आर्डर लेकर डाकिया जाता है, उस डाकिया को देवदूत, देवता समझा जाता है। अंत में लेखक कहते हैं कि अत्यधिक संचार के साधन होने के बावजूद भी पत्रों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है और पत्र हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।